मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर जेनेटिक्स के अंदर, फर्स्ट ईयर एसडीपी जेनेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिलेक्शन चेन। तो देखो बच्चों, सिलेक्शन चेन का मतलब क्या है अपने जो जेनेटिक्स के अंदर या आपकी एचडीपी जो आप डिप्लोमा करें उसके अंदर जो अपना जेनेटिक्स का चैप्टर है सिलेक्शन का मतलब भी ऐसी नर व मादा प्राणियों का सिलेक्शन करना जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो या जो माता संतति उत्पन्न करने में सक्षम हो या जो माता पिता बनने के लायक हो। सिलेक्शन ऐसे नहीं है वे अपने हर किसी का सिलेक्शन कर लिया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। तो अपना चैप्टर है सिलेक्शन चयन करना। तो ये क्या कह रहे हैं कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कौन से प्राणी संतति उत्पन्न करेंगे। ऐसे जानवरों का अपने चयन करते हैं कि जो संतति उत्पन्न करेंगे या भावी संतति यानी कि जो आगे संतान होगी उसके माता पिता बनने के लायक, ये अपने निर्धारित करेंगे अपने। तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है ये चीज़ निर्धारित करने की कि जो कौन से नर व मादा है जो संतति उत्पन्न कर सकते हैं या करने के लिए जिनको सिलेक्ट किया जाता है या जो भावी संतति होगी उसके माता पिता बनने के लायक है, तो ये जो प्रक्रिया दोहराते हैं इसे चयन कहते हैं। मैं आपको पूछ लूँ कि चयन किसे कहते हैं, ठीक है? तो आपका मतलब होगा भी सिलेक्शन किसे कहते हैं का आंसर ये होगा भी ऐसे नर व मादा प्राणियों की को सिलेक्ट करना जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं या जो भावी संतति के माता पिता या जनक बनने के लायक है, तो उसे क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। अब ये देखो सिलेक्शन क्यों अनिवार्य है, तो जो अपने सिलेक्शन कर रहे हैं उसका मेन जो लक्ष्य है वो ये है भी जो अपने मादा नर पशु है इनके जो जेनेटिक संरचना या बनावट में बदलाव कैसे, मान लो एक नर एक मादा है उसमें अपने प्रजनन करवाया तो संतति आई, तो वो संतति में जो गुण आएंगे वो जीन में परिवर्तन के कारण ही आएंगे अलग गुण से, ठीक है? तो इस तरह से अगली पीढ़ी में फिर करवाएंगे ये प्रक्रिया। तो ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया इसका जो मेन फायदा क्या है, वो जो अपने प्राणी हैं उनकी जीन की संरचना में परिवर्तन या बनावट में परिवर्तन करना ही है, और ये परिवर्तन करके अपने वांछित गुणों को अगली पीढ़ी में लाना। इनका उपयोग प्राणियों में लंबी अवधि तक जीन संरचना में बदलाव करने के लिए किया जाता है। जो ये जो अपने प्रयोग है सिलेक्शन का, इसका मेन टारगेट यही होता है, अपने देसी भाषा में समझो भी अच्छे अच्छों का सिलेक्शन कर लिया, अच्छे जानवरों का, और उनके मध्य क्रॉस करवाया, अगली पीढ़ी है वो अपने माता पिता से बढ़िया होगी और फिर आगे क्रॉस करवाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करते जाएंगे तो तीसरी चौथी पीढ़ी तक अपने जो अनेक गुणों में बदलाव कर सकते हैं। और वो बदलाव आपको पता ही है किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन के लिए। अपने बात की थी फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है लक्षण प्रारूप, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप का मतलब है भी जो किसी भी प्राणी या पादप की बाहरी संरचना देखकर जो अपने अनुमान लगाते हैं वो उसकी फिनोटाइप है। लेकिन जो फिनोटाइप या जो बाहरी लक्षण प्रारूप है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है जीनोटाइप की वजह से। आधार तो जीनोटाइप है, भी जीन की संरचना में जो परिवर्तन हुआ तभी तो उसके बाहरी लक्षण में परिवर्तन हुआ, ठीक है? नाम अलग दे दिया, ये लक्षण को देखकर अपने जो प्रारूप बनाते हैं या जो अनुमान लगाते हैं वो है लक्षण प्रारूप। जैसे किसी का शरीर आकार है, मान लो कोई बॉडी संरचना है, ठीक है, या उसका वेट है, ठीक है, या दुग्ध उत्पादन है, ये लक्षण प्रारूप है, ठीक है? लक्षण प्रारूप देखकर अपने चयन कर लिया। लेकिन ये जो लक्षण प्रारूप है इसका मेन आधार तो जेनेटिक संरचना या बनावट में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो वो कहने का मतलब ये है भी जो सिलेक्शन है उसका मेन कारण क्या है या जो मेन आधार क्या है, कि जो जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन करना। अब देखो सिलेक्शन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार, ठीक है? देसी भाषा में अपने कर लो, आर्टिफिशियल और कृत्रिम। अपने पे कर लेके देख लेते हैं कि आप स्टूडेंट हो 10-20, अगर मान लो इसमें से किसी 4 या 5 स्टूडेंट का चयन करना है तो दो प्रकार का सिलेक्शन हो गया। कैसे? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, वो जो अपने कहते हैं अप्रोच सुपर्स, कृत्रिम होगी, ठीक है? या अपने इसको इस भाषा में समझ सकते हैं, अप्रोच नहीं कहकर ये कह सकते हैं भी थोड़े मिले जुले जो लक्षण हैं, थोड़े बहुत जो गुण है उस स्टूडेंट को कर लिया, थोड़े कम है तो भी उसको अपने सेलेक्ट कर लिया, एक तरह से दबाव भी हो गया। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब है जो बच्चा होशियार है या जो बच्चा जिस फील्ड में अग्रणी है उसका सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल यानी बनावटी दबाव, ठीक है? उसी तरह से अपने पशुओं के अंदर भी ये है, दो तरह के सिलेक्शन होते हैं, एक तो है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल।
पहला है प्राकृतिक चयन। अभी पढ़ के आए हैं जो आर्टिफिशियल जो शब्द है ये दिया था किसने, चार्ल्स डार्विन। तो अपने बात करने हैं नेचुरल सिलेक्शन की। देखो जैसे नाम से पता चला प्राकृतिक, यानी कि ऐसा जानवर या पशु चाहे वो नर है चाहे मादा है जो प्राकृतिक, यानी कि जब उसने जन्म लिया था जन्म से लेकर ही उसके जो गुण हैं उसके साथ लेकर ही पैदा हुआ था, और एनवायरनमेंट से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और उन्हीं सिलेक्शन के आधार पर उनका चयन करना, वो क्या है, प्राकृतिक चयन है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह चयन की वह प्रक्रिया जिसमें भी प्राणी का किसी भी कार्य, कोई भी कार्य, जैसे मान लो को नर मादा है, किसी भी कार्य के लिए प्राकृतिक रूप से स्वतः ही चयन हुआ है। किसी भी कार्य जैसे मतलब जैसे अपने कहते हैं शरीर का, आकार का, बॉडी वेट का, दूध उत्पादन का, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, जो जैसे अपनी माँ की तरफ से जन्म लिया था उसके बाद में इम्प्रूवमेंट हुआ खान पान से और उसका सिलेक्शन कर लिया अपना, ठीक है, वो क्या प्राकृतिक चयन, जिसमें कोई कृत्रिम बल शामिल नहीं है, केवल उद्भवन या विकास के द्वारा, उद्भवन या विकास तो होगा तभी तो वो मैच्योर होगा, के द्वारा संतति प्राणियों की जीन संरचना में बदलाव या विकास हो। प्राकृतिक सिलेक्शन का मतलब है कि जो प्राणी अपने माता पिता से जो गुण लेकर पैदा होता है वो क्या है, डेवलपमेंट विकास के द्वारा उसके जीन में परिवर्तन होता है, और वो जो उसमें गुण आते हैं वो नेचुरली आते हैं, प्राकृतिक आते हैं, खान पान से, रख रखाव से जीन में परिवर्तन हुआ और मैच्योर हो गए, उसके आधार पर उन्होंने सिलेक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो नर सांड है, ठीक है, उनका अपने चयन करना है, तो अपने चयन क्या करेंगे, प्राकृतिक नेचुरल, देखा भाई नहीं ये इसकी बॉडी, इसका आकार, इसका रंग, इसका जो अपने बॉडी वेट है वो क्या है, माँ के गर्भ से जब इसे जन्म लिया तब से लेकर इसने डेवलप किया, और जिनकी ब्राउड संरचना ये तो अपने देख लिया भी प्राकृतिक है। एक क्या कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल का मतलब है दबाव या बनावट, जिसको अपनों ने क्या है चाहे तो संकरण क्रॉस करके या कोई मान लो भारी दबाव के कारण जो उसमें जो लक्षण लाए हैं वो है आर्टिफिशियल। अब देखो आर्टिफिशियल, इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कृत्रिम रूप से किसी बल का प्रयोग करते हुए किसी कार्य के लिए प्राणी विशेष का चयन करना, बल द्वारा जबरदस्ती, ठीक है, वो है आर्टिफिशियल। जैसे प्रजनन हेतु अच्छे उत्तम गुणों वाले नर व मादा का चुनाव चयन करना, जिससे उनसे उत्पन्न संतति उनसे बेहतर वांछित गुणों वाली हो। प्रजनन हेतु अपनों ने क्या किया, एक तो उत्तम गुण वाली नर ले ली, एक उत्तम गुण वाली मादा ले ली, उसका चयन करके और अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए उनका मैटिंग करवाई, ठीक है। एक मान ली मैटिंग करवा के प्रजनन करवा के गुण प्राप्त किए, और एक वही गुण बगैर मैटिंग के अपनी माँ से मान लो पैदा हुए हैं उसमें से, तो वो तो नेचुरल गुण लेके आए। एक अपनों ने क्या है दिमाग लगाया भी इनके अंदर इन ब्रीडिंग कराते हैं चाहे आउट ब्रीडिंग कराते हैं, और वो क्रॉस करवा के एक नई संतति या नए गुणों वाला प्राप्त करा, तो वो अपने एक तरह से फोर्स बनाया है, ये गुण लेके आने हैं अपने, किससे, एक अलग नर लिया एक मादा लिया, क्रॉस करवाया, नई संतति में वो गुण आए, तो वो अपने दिमाग की उपस्थिति भी ऐसा ऐसा करेंगे तो इसमें ऐसे गुण आ जाएंगे। लेकिन नेचुरल के अंदर क्या होते हैं कि जो गुण अपने सोचने होते हैं वो उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं। प्रजनन हेतु अच्छे उत्तम गुणों वाले नर मादा का चुनाव चयन करके जिससे उत्पन्न संतति बेहतर वांछित गुण वाली, इस प्रकार का चयन ही नस्ल सुधार प्रजनन कार्यक्रम में काम लिया। ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, आजकल जो प्रजनन सुधार कार्यक्रम है उनमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेचुरल बहुत कम है, आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है। जितने भी अपने इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग इनमें जो पढ़ा संकरण पढ़े उनमें सब में क्या था, आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल का मतलब है किसी न किसी तरह से जोड़ तोड़ करके वो गुण लेके आना। जिस प्राणी की जीन संरचना बेहतर होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जेनेटिक बनावट अगर अच्छी होगी तो उसके गुण भी उतने ही उत्तम होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सारा ताम झाम है वो तो कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन की वजह से तो हो रहे हैं, गुण आगे जीन की वजह से तो जा रहे हैं। उससे उत्तम प्रजनन मूल्य वाला प्राणी कहा जाता है। क्यों? अगर जेनेटिक बनावट अच्छी होगी तो उतने अच्छे गुण आगे जाएंगे, और जो गुण अच्छे जाएंगे तो वो क्या उसकी वो जो आगे प्राणी या संतति पैदा होगी वो अच्छी ब्रीडिंग वैल्यू वाली होगी। बेहतर सर्वश्रेष्ठ प्रजनन मूल्य वाले प्राणियों का चयन संतति उत्पन्न करने के लिए माता पिता के तौर पर किया जाता है। ये अच्छे गुणों वाले माता पिता का चयन किया जाता है अच्छी संतति प्राप्त करने के लिए। इसी पर किसी भी सफल चयन कार्यक्रम के द्वारा भावी पीढ़ियों को वर्तमान पीढ़ी से बेहतर बनाया जा सकता है। ये तो आपको भी पता है कि जैसे मान लो अभी कोई संतति पैदा हुई है, उसकी जो आगे नेक्स्ट संतति पैदा करनी है,
तो उसमें से अच्छे गुण प्राप्त करने हैं तो अपने को क्या आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना पड़ेगा। उत्तम गुणों वाले नर और मादा को चयन करना पड़ेगा, फिर उनके मध्य मैटिंग करवाएंगे। कृत्रिम चयन के कई प्रकार हो सकते हैं, प्रत्येक प्रकार के अपने अपने लाभ हैं। कृत्रिम चयन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अब आपने देसी भाषा में क्या समझना है भी सिलेक्शन क्या होता है भी ऐसे प्राणियों नर व मादा का चयन करना जो अच्छी संतति उत्पन्न कर सकते हैं या जो भावी पीढ़ी भावी संतति उसके माता पिता बनने लायक हैं। ऐसे नहीं है हर किसी का चयन कर लिया, बन तो वो भी सकते हैं, भावी जनक बन सकते हैं, संतति पैदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं अच्छे गुणों वाले। उसके लिए क्या शब्द चयन शब्द का प्रयोग किया। दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और एक है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक का मतलब है ऐसे प्राणी जिन पे बगैर किसी दबाव के ये गुण प्राप्त होते हैं, और वो कैसे जीन संरचना के कारण ही होते हैं। दूसरा खान पान अपना मैनेजमेंट के द्वारा भी ये डिपेंड कर। दूसरा आर्टिफिशियल जिनमें क्या है वांछित गुण प्राप्त करने के लिए अलग अलग नर मादा के अलग अलग गुणों वाले नर मादा के मध्य क्रॉस करवाकर जो संतति प्राप्त करते हैं वो है किसी दबाव के कारण ही आर्टिफिशियल है। उसके अंदर क्या है, लेकिन आजकल जो प्रजनन कार्यक्रम है उनमें वो कृत्रिम चयन ही ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाता है। अब अपने बात करते हैं जो आर्टिफिशियल के बाद लक्षणात्मक चयन या सामूहिक चयन। क्या है लक्षणात्मक चयन या सामूहिक चयन? यह देखो लक्षणात्मक नाम से पता चल रहा है कि लक्षण देखकर अपने चयन कर लिया, जिसे आप फिनोटाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह कृत्रिम रूप से चयन का सबसे आसान तरीका है आर्टिफिशियल, यानी दबाव कोई गुण देखकर किसी में कुछ गुण देख लिया किसी में कुछ गुण देख लिया, तो ये एक प्रकार है सामान्य किसका आर्टिफिशियल। कौन सा लक्षण प्रारूप। इसमें किसी भी प्राणी का चयन उसकी प्रदर्शन क्षमता योग्यता को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि अपने कोई नर है चाहे मादा है उसमें देख लिया उसके लक्षण प्रारूप देखकर अपने उसका सिलेक्शन कर लेना। इसके अलावा किसी भी अन्य पहलू जैसे माता पिता संतति भाई बहन आदि की गौर नहीं किया जाता। जिससे अपने लक्षण प्रारूप देखकर गौर अगर चयन करेंगे उस कंडीशन में अपने क्या है उसके माता पिता भाई बहन दादा परदादा इनके बारे में अपने जानकारी नहीं जुटाते और अपने किस तरह कर लेते हैं, जैसे शरीर के आकार, दूध छुड़ाते समय शरीर भार, दुग्ध उत्पादन आदि के आधार पर प्राणी का चयन कर लेते हैं। उसका आकार देख के बॉडी वेट देख के दुग्ध उत्पादन देख के चयन कर लेते हैं, और इस प्रकार के चयन में उसके जो पूर्वज है उनका अपने ध्यान में नहीं रखते, उनका यानी पेडिग्री टेस्ट वंशावली टेस्ट नहीं करते। वंशावली टेस्ट का मतलब होता है उनके माता पिता के बारे में जानकारी लेना, दादा के बारे में जानकारी लेना। जैसे मान लो कोई मादा है तो कितना दूध था, कितने टाइम उसकी मतलब दूध की जो निरंतरता क्या थी और अपने गर्भधारण का टाइम क्या था। ठीक है, जो अपने ये चीज़ें अपनी पढ़ी थी आर्थिक के अंदर, पशुओं के आर्थिक गुण के अंदर अपने 6-7 पॉइंट पढ़े थे, वे पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेडिग्री टेस्ट के अंदर भी, वंशावली चयन के अंदर। ठीक है, तो उस तरह से अपने इसमें नहीं किया जाता लक्षण प्रारूप में। इसके आधार पर चयन करके प्राणियों का प्रजनन करवाया जाता है, मतलब लक्षण प्रारूप देख लिया, नर व मादा लिया और अपने प्रजनन करवा लिया, जिससे उत्पन्न संतति बेहतर होती जाती है। इस प्रकार अगर उत्पन्न संतति में वांछित गुण बेहतर हो जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि उस गुण से संबंधित जीन माता पिता से संतति में स्थापित हो। अगर मान लो अपने लक्षण प्रारूप देखकर किसी नर व मादा का चयन किया, प्रजनन करवाया, अगर वो अच्छे गुण वाली निकल जाती है तो उससे ये स्पष्ट होता है कि जो ये नर व मादा थे इनकी जो जेनेटिक जीनीय संरचना थी वो अच्छे गुणों वाली थी। इस प्रकार किसी गुणत्व से संबंधित जीन के भावी पीढ़ी की संतति में स्थानांतरित हो सकने की क्षमता को क्या कहते हैं हेरिडेबिलिटी कहते हैं। किसे कहते हैं? मान लो कोई अच्छे गुण वाला कोई जीन है वो आगे से आगे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हेरिडेबिलिटी कहते हैं। अगर किसी गुण या जीन की हेरिडेबिलिटी अधिक हो, क्या हो हेरिडेबिलिटी अधिक हो तो क्या है उसको अच्छे जीन या अच्छे गुण वाली होगी। अगर ये हेरिडेबिलिटी कम होगी तो जो आगे संतति होगी वो निम्न गुणों वाली और उनकी जो जीन या बनावट या संरचना है वो भी निरंतर स्तर की होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपने जो चयन का तरीका है वो अपना सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात थी जो हेरिडेबिलिटी यानी कि जिन पशुओं की जीन की संरचना या बनावट अच्छी होती है उनके जो गुण है वो भी उनमें अच्छे होते हैं, और जिन पशुओं की अपने हेरिडेबिलिटी कम होगी, हेरिडेबिलिटी का मतलब है भी जो जीन की जो संरचना है बनावट है उनका अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना।
अगली पीढ़ी में जाना। जैसे मान लीजिए अच्छे गुणों वाला जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है, तो जायज़ सी बात है कि जो आगे से आगे अच्छे गुणों वाली संतति प्राप्त होगी। उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अलावा कई बार पशु प्रजनक, ध्यान देना, एनिमल ब्रीडर यानी पशु प्रजनक, जैसे आप भी हो, कोई भी एक्सवाइजेड जो पशु रख रहा है, पशुपालन कर रहा है, प्राणी के कई अन्य गुणों जैसे उसके भाई बहनों के गुणों, माता पिता के गुणों, संतति के गुणों आदि कोई प्राणी के चयन को महत्व देते हैं। कई बार क्या है, एनिमल ब्रीडर है, पशु प्रजनक है, वो कई बार क्या है आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन लक्षण प्रारूप के अलावा क्या करता है, उनके भाई बहन माता पिता उनके लक्षणों के आधार पर भी चयन करता है। फॉर एग्जांपल अपने मान लो किसी गाय लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, अपने घर पे है, पूछते हैं भाई दूध कितना है, इसकी माँ के दूध कितना था, कितने टाइम तक दूध देती है, ब्याती है, कितने सा टाइम तक ब्याती है, ये भी जरूरी है, कहीं 2-2 साल से ब्याती है तो प्रसव का टाइम क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर भी कई बार क्या है पशु प्रजनक है वो क्या है अपने पशुओं का सिलेक्शन करता है। इस प्रकार किसी प्राणी के प्रजनन मूल्य के पूर्वानुमान तथा वास्तव में प्रदर्शित प्रजनन मूल्य में संबंध की घनिष्ठता सामर्थ्य को क्या कहते हैं, विस्तारता सटीकता कहते हैं। कैसे? एक तो अपने पूर्व अनुमान लगाया, किससे पूर्वानुमान लगाया, और दूसरा वास्तव में एक तो अपने अनुमान लगा लिया भी इसके इतना दूध हो जाएगा, इतने टाइम बाद इसकी जो प्रजनन वैल्यू है इतने टाइम तक ब्याएगी करेगी, एक वही जो अपने पूर्वानुमान लगाया था वही मान लो रियल में साबित हो जाए तो इसको अपनी सटीकता कहते हैं। कहने तो उन्हें सटीक निशाना मारा, सटीक का मतलब पूर्वानुमान और बाद का जो अनुमान है वो उनमें जो संबंध है वो क्या कहते हैं, उसको सटीकता कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, किसी प्राणी के प्रजनन मूल्य के पूर्वानुमान, प्रजनन वैल्यू क्या होती है भी मान लो कोई मादा पशु है वो अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है, कितने बच्चे पैदा करती है, वो क्या है प्रजनन वैल्यू है। बच्चे पैदा करने का मतलब ये है भी जब वो प्रसव करेगी तभी तो बच्चे पैदा होंगे, तभी दूध उत्पादन होगा। तो लेने के बाद वही आ जाती है कि कोई मादा जानवर अपने जीवन काल में जितनी बार प्रसव करता है, जितने बच्चे देता है उसकी प्रजनन वैल्यू होगी, और जिस मादा प्राणी की प्रजनन वैल्यू अधिक होगी वही आगे जाकर दूध उत्पादन में सहायक है। अब मान लो अपने पूर्वानुमान लगाया और एक रियल जो प्रजनन वैल्यू है उनके मध्य अगर संबंध स्थापित हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, अपने यथार्थता या सटीकता कहते हैं। जब इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्यूरेसी, जब एक्यूरेसी अधिक होती है तो इस प्रकार की चयन प्रक्रिया बेहतर होती है। मान लो एक्यूरेसी अधिक हुई, अपनों ने पूर्वानुमान लगाया और जो प्रजनन वैल्यू है उनके अंदर संबंध अच्छा हुआ, सटीक बैठ गया, तो ये एक्यूरेसी, तीसरा शब्द हो रहा है एक्यूरेसी, अगर ये अधिक होगी तो ये चयन प्रक्रिया भी बेहतर होती है। प्राणियों में बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो कई जीन से प्रभावित प्रदर्शित होते हैं। ये अपनी बात पढ़ चुके हैं, ये रटना नहीं है आपको, बस मेन बातें ध्यान में रखनी है। इसमें कहीं आप रटने लग जाओ, याद करने लग जाओ नहीं, इसको बस पढ़ना है, 2-3 बार समझना है कि बोल क्या रहा है, कहने का ये मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, बाकी याद करने मत बैठ जाना। ये 2 मेन बात याद रखनी है, बाकी तो बेसिक ध्यान रखना है। प्राणियों में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कई जीनों से प्रभावित या प्रदर्शित होते हैं। ये बात अपने पढ़ चुके हैं। अभी ऐसे नहीं है भी जो एक गुण है वो एक जीन द्वारा नहीं, कई जीनों द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अब गुणसूत्र है, गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं और जीन के जो लक्षण या जो गुण है उनको एलील कहते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ा था अपने, तो उसका मतलब था समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जो एक ही गुण या समान गुणों वाले होते हैं। तो वही बात आ गई भी ऐसे नहीं है जो एक ही जीन है वो गुण को नहीं, अलग अलग जीन है वो एक ही गुण को प्रदर्शित होते हैं। सॉरी, एक गुण है कई जीनों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। ये केवल एक ही जीन का प्रभाव नहीं होते, इन्हें बहुजीनीय गुण कहते हैं। बहुजीनीय गुण कहते हैं। कई ऐसे गुण होते हैं जो अलग अलग जीनों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हें बहुजीनीय गुण कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा था समजात गुणसूत्रों के बारे में। समजात गुणसूत्र उन्हें कहते हैं कि 2 गुणसूत्र हैं वो पास पास है, या जो ऐसे गुणसूत्र जो समान गुण या लक्षणों वाले हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भी जो अलग अलग जीन है एक गुण वाले जो अलग अलग जीन है वो एक गुण के लिए प्रदर्शित या प्रभावी हैं, उन्हें क्या कहते हैं बहुजीनीय गुण कहते हैं।
जीन तो अलग अलग है, इस गुणसूत्र पे अलग जीन है, इस गुणसूत्र पे अलग जीन है, लेकिन वो अलग अलग गुणों या एक गुणों के लिए प्रभावी होते हैं। प्राणियों में बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो कई जीन से प्रभावित या प्रदर्शित होते हैं। ये केवल एक जीन का प्रभाव नहीं होता, इन्हें क्या कहते हैं, बहुजीनीय गुण कहते हैं, मल्टीपल जीन। क्यों? क्योंकि मान लो समजात गुणसूत्र है, उस पर जो जीन पाया गया वो एक गुण के लिए उत्तरदायी है। अब मान लो दूसरा समजात गुणसूत्र है, उस पर वो जीन पाया गया वो है, तो जीन तो अलग अलग हो गए ना, मल्टीपल जीन हो गए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं, बहुजीनीय गुण कहते हैं। इनके लिए उत्तरदायी जीन्स गुणसूत्रों पर अलग अलग जगह स्थित होते हैं। डिफरेंट लोकस, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। लोकस क्या चीज़ है, गुणसूत्रों का वह स्थान जहाँ पर जीन पाए जाते हैं, गुणसूत्रों का वह स्थान जहाँ पर जीन पाए जाते हैं उन्हें लोकस कहते हैं। और जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स बहुजीनीय गुण होते हैं वो अलग अलग लोकस पर पाए जाते हैं। दुधारू एग्जाम्पल देखो, दुधारू गौवंश में दुग्ध उत्पादन, दुधारू गौवंश में दुग्ध उत्पादन, मान लो कोई गाय है वो अच्छा दूध दे रही है, तो वो जो अच्छे दूध देने वाला जो गुण है वो क्या अलग अलग जीन द्वारा निर्धारित है या अलग अलग जीन उसके लिए उत्तरदायी है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बहुजीनीय गुण कहते हैं। आगे देखो, प्राणियों में प्रदर्शित होने वाले फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप के विशिष्ट जीनोटाइप उत्तरदायी होते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि जो लक्षण प्रारूप है किसी भी प्राणी का, बाहरी जो गुण देखकर अपने लक्षण प्रारूप उसको जो फिनोटाइप बोलते हैं, वो उसके लिए उत्तरदायी तो जीनोटाइप ही है, क्योंकि जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन हुआ तभी तो वो जो बाहरी लक्षण दिखाई दिया। अगर जीन में परिवर्तन नहीं होता तो क्या वो लक्षण दिखा पाता, नहीं दिखा पाता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्राणियों में प्रदर्शित होने वाले फिनोटाइप के लिए विशिष्ट जीनोटाइप उत्तरदायी होते हैं तथा इन जीनोटाइप की पहचान आज भी अनुसंधान का हिस्सा है। आज भी रिसर्च हो रहे हैं, भी जो लक्षण प्रारूप है जिन जीनोटाइप की वजह से आ रहे हैं उनकी अभी भी खोजबीन या जांच या अनुसंधान किया जा रहा है। किसी प्राणी के चयन के लिए इसलिए हमें उनके फिनोटाइप व प्रजनन मूल्य के पूर्व अनुमान पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी हमें क्या है, लक्षण प्रारूप, पहले लक्षण देख लिया और उसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है, प्रजनन मूल्य है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी अपने को स्टिक जीन का नहीं पता, जीनोटाइप का नहीं पता लगा पा रहे, अभी ये अनुसंधान का हिस्सा है, अभी तक इस पर जांच पड़ताल हो रही है। अभी ऐसा कौन सी जीन है जिसकी वजह से ये प्रभाव है, कौन सी जीन है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपने किस पे हैं, फिनोटाइप पे निर्भर है। हालांकि अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण हम किसी प्राणी की चयन प्रक्रिया में बहुत सी उत्तम तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सी टेक्निक आई है जिसमें अलग अलग टेक्निकों के द्वारा अपने इसमें देख सकते हैं चयन के लिए, लेकिन इतनी नहीं है भी अपने ऐसी टेक्निक आ गई हो भी अपने देख ले भी इस जीन के कारण ये परिवर्तन हुआ है या इस जीन में संरचना में बनावट या परिवर्तन हुआ है। प्राणियों में कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो केवल एक या कुछ जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अभी अपने पढ़ा था बहुजीनीय गुण, यानी कि एक गुण है अलग बहुत सारे जीनों द्वारा निर्धारित या प्रदर्शित होते हैं। अब बात क्या आ रही है भी कई गुण ऐसे होते हैं जो एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। कौन से? एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है आपकी, ये तो याद रखनी पड़ेगी आपको। इसमें तो चाहे रटो समझो कुछ करो, ये एक लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो एक ही गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। जैसे गोवंश में सींग होना या नहीं होना, तो ये एक जीन द्वारा निर्धारित है। गोवंश है, मान लो कोई गाय है, उसमें सींग का उगना तो वो किसी एक जीन द्वारा निर्धारित होता है। इन गुणों के आधार पर किसी प्राणी का चयन करना आसान होता है बजाय पॉलीजेनिक ट्रेट्स के। क्या कह रहे हैं? इस गुण के द्वारा विशिष्ट जीन की प्राणी में उपस्थिति को विशिष्ट टेक्निकों, अलग टेक्निकों के द्वारा अपने जीन की पहचान की जा सकती है। तो इस तरह से अपने अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो था सिलेक्शन, चयन, परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में अपने पढ़ा था
फिर प्राकृतिक चयन क्या होता है, आर्टिफिशियल चयन क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल का एक प्रकार भी पढ़ लिया था, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। उसके बाद में अपने पढ़ा था कुछ 2 टर्म्स पढ़ी थी, हेरिबिलिटी और हेरिडिएबिलिटी, और दूसरी पढ़ी थी सिंपली, एक यथार्थता स्टिकता पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी बहुजीनीय गुण। ये टर्म तो आपको याद रखनी पड़ेगी, 4 पढ़ ली थी अपने। कौन सी पढ़ी थी, पहली पढ़ी थी हेरिटेबिलिटी, दूसरी अपने एक टर्म थी स्टिकता या एक्यूरेसी, तीसरी टर्म पढ़ी थी अपने पॉलीजेनिक ट्रेट्स बहुजीनीय गुण, और चौथी टर्म थी अपने पास सिंपली इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी कि ये टर्म तो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो बातें पढ़ी थी वो आप बेसिक नॉलेज के द्वारा ध्यान में रख सकते हो। तो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास।